हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज मैं मूड कोर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी क्लासेस ही एक मात्र ऐसा चैनल है जो सभी प्रैक्टिकल फाइल्स को आपके सामने रिटन में लेकर आया है। इसके अलावा किसी भी यूट्यूब चैनल में कोई भी मतलब फाइल नहीं है आपके पास में प्रैक्टिकल की। तो ये बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूँ और समय समय पर आप अपना सुझाव देते रहिएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं, मूड कोर्ट प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो इसमें जो है ये एक केस है जो बनाया गया है, जो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें CRPC 125 आपका चलता है और इसके साथ साथ ही मुस्लिम विवाह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी चल रही हैं, ठीक है। तो आप इस फाइल को जूम करके या पॉज करके जैसे भी आपको उचित लगे देख सकते हैं। रीज़न क्या है कि आप लोगों के ही कुछ कमेंट ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर पढ़ के तो हम भी सुना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ के सुना सकते हैं, उसके बाद उससे पहले फाइल को बनाया जाता है, लिखा जाता है, जो आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं। तो आपके ये इस प्रकार के जो कमेंट होते हैं उल्टे सीधे, ये एक तरीके से हृदय को तोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी फाइल इस प्रकार से किसी भी चैनल पर नहीं उपलब्ध है, ठीक है। ये जो मूड कोर्ट प्रॉब्लम हम लेकर आए हैं आपके सामने, इसमें जो भरण पोषण भत्ता है उसके रिगार्डिंग बात की गई है, क्योंकि जो शरीयत कानून है, शरीयत कानून के हिसाब से केवल इद्दत काल तक ही भत्ता दिया जा सकता है, जबकि CRPC 125 जो है प्रत्येक महिला, चाहे वो तलाकशुदा हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सभी के लिए समान अधिकार और जो है भरण पोषण से संबंधित जो वाद हैं, जो चीज़ें हैं, उनको लाया गया है। चूँकि यहाँ पर आर्टिकल 21 भी है, आर्टिकल 25 भी है, आर्टिकल 28 भी है। इन चीज़ों का हवाला देते हुए एक तो इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में हमने बताना है। जैसा कि मुस्लिम विधि में जो अगर बात करें तो गुजारा भत्ता देना जो है केवल इद्दत काल तक ही वैध माना जाता है। एक पत्नी अपने पूर्व पति से केवल इद्दत काल तक ही वो गुजारा भत्ता ले सकती है, और उसके बाद लेती है तो वो उनके जो बताया इसके विपक्ष में कि जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। ऐसे हर एक पेज को बड़े ध्यान से देख करके आप इस फाइल को बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी बताया गया है कि मुस्लिम पति को तलाक के बाद जो है शादीशुदा को भरण पोषण देने का प्रावधान नहीं है। यदि ऐसा प्रावधान किया जाता है कि वे तलाक के बाद भी भरण पोषण दे सके, तो इससे संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। चूंकि मुस्लिम धर्म में वो अधिकार ही नहीं है। अब हम इसके साथ ही आपके लिए लेकर आए हैं मूड कोर्ट जो समस्या है, प्रॉब्लम है नंबर 2, जो दीवानी है, ठीक है। यानी कि जैसे कॉलेज में आरक्षण के लिए कोई वाद है तो ये जो एप्लीकेशन दी गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार दीवानी अपील क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत स्पेशल लीव पिटीशन संख्या इसके अंदर में फिल की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और जो सुनील मोदी यानी कि उनका एड्रेस और याचिका करता है ये, और जो बनाम है यानी कि जो प्रतिवादी हैं वो भारत संघ उत्तरदाता 1 है, दिल्ली राज्य उत्तरदाता 2 है, निजी लॉ कॉलेज उत्तरदाता 3 है, ठीक है। चूँकि जो रिट डालने का या जो अधिकार देता है आर्टिकल 32 के अंदर में हम याचिका को डाल सकते हैं। इस फाइल का जो निर्माण किया गया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक काल्पनिक नाम लिया है सुनील,
जो एक गरीब एससी कैटेगरी का छात्र है जो कि लॉ कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है और आरक्षण ना होने के कारण, प्राइवेट लॉ कॉलेज में आरक्षण ना होने के कारण दाखिला नहीं ले पाता है। और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क है। यहाँ पर एक रेफरेंस केस है, संदर्भित वाद है, कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1992, कर्नाटक 1852 का केस है। तो विवादक यहाँ पे यानी कि जो इश्यूज हैं वो दिए गए हैं। क्या शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है? यदि है तो क्या कैपिटेशन फीस का अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है? कैपिटेशन फीस यानी कि जिसके आधार पर जो बिल्डिंग्स हैं या कॉलेजों में जो फैसिलिटीज वगैरह लाई जाती हैं, अतिरिक्त चीजें, है ना, तो ये वो होती है। और इसमें ये प्रश्न किया गया, क्या निजी कॉलेजों में आरक्षण होना चाहिए? क्या कैपिटेशन फीस प्रवेश के समय सर्वथा अनुचित है? और आगे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, ये भी प्रश्न यहाँ पर किया गया। यहाँ पर प्लेंटिफ ने जो पक्ष में प्लेंटिफ के पक्ष में जो तर्क है वो यहाँ ये है कि उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एक निर्धन छात्र है जो कि सूचना देता है कि निजी कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति के आरक्षण हेतु अनुचित प्रावधान नहीं है, उसे कोर्स में दाखिला दिलाया जा सकता है। और दूसरा बात यह है कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका दायर कर उत्तरदाता नंबर 2 से कोर्ट के समक्ष प्रश्नता है, यानी कि प्रश्न पूछता है कि उसने निजी कॉलेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में एससी व एसटी हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। नंबर 3 बात यहाँ पर की जाती है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक जो नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसके अनुसार हर नागरिक को शिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है, जहाँ की आर्टिकल 21 को न्यायोचित रूप से न्यायपालिका द्वारा इतना विस्तृत कर दिया गया है कि जीवन तथा जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित सभी अधिकार इस अनुच्छेद में समाविष्ट हैं। इसलिए यह कहा जाना कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका न दिया जाना अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। ये एक बात बता देते हैं हम यहाँ पर कि यह कि अनुच्छेद जो 14 है समानता के मौलिक अधिकार को जताते हैं। इसके अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न समूह को समानता का स्तर प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। एक तरफ राज्य अपने स्वयं द्वारा चलित कॉलेजों में एक निश्चित शुल्क किए जाने का प्रावधान करता है तथा समूह की समानता में आधारित पर उनमें आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है, और वहीं दूसरी ओर प्राइवेट कॉलेज में कैपिटेशन फीस लिए जाना तथा अच्छे अंक वाले निर्धन एससी व एसटी छात्रों का प्रवेश दिए जाने से इनकार करता है। दोहरी नीति अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारों का शमन व उल्लंघन है तथा आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 का अति उल्लंघन है, जिसका किया जाना अनिवार्य है। और पॉइंट नंबर 5 के बारे में अपन बात करेंगे, जो बताता है कि एससी व एसटी नागरिकों हेतु अनुच्छेद 15 में विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही एससी व समाज के कमजोर वर्गों को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य ने जाति के लोगों के प्रति शैक्षिक व आर्थिक अधिकारों हेतु सुरक्षा प्रदान का प्रावधान सुनिश्चित किया है। प्रार्थना, अब यहाँ पर जो प्रार्थना है, इतनी सारे अपने जो इश्यूज हैं उनको देते हुए जो कोर्ट में जो प्रार्थना की गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि एससी व एसटी के छात्र छात्राओं हेतु निजी कॉलेज में प्रवेश हेतु आरक्षण किया जाए और कैपिटेशन फीस समाप्त की जाए। तो ये प्लेंटिफ ने यहाँ पर एप्लीकेशन दी है कि उपरोक्त जो भी तथ्य बताए हैं उनके तथ्यों के आधार पर ये एप्लीकेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इसके पक्ष में तर्क पढ़े थे, अब हम बताएंगे इसके विपक्ष में तर्क। जो बहस का मुद्दा है, उन्होंने कहा कि यह कि प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश हेतु जो छात्र छात्राएं मेरिट लिस्ट में नहीं आते उनका प्रवेश सीटों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि निजी कॉलेजों में छात्रों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, वे छात्र जिनका प्रवेश मैनेजमेंट सीटों पर होगा। छात्रों से कैपिटेशन फीस लिया जाना इसलिए आवश्यक है जिससे कॉलेज का विकास हो सके। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा कॉलेजों को कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की जाती दोस्तों। और ये कहा गया कि पॉइंट नंबर 2 में कि यह कि निजी कॉलेज जो प्रति छात्र है पर आवश्यक रूप से खर्च करता है, जो कैपिटेशन फीस का लगभग 40% होता है। और पॉइंट नंबर 3 में ये बताया गया कि
यह है कि कॉलेज में प्रवेश हेतु सभी छात्राओं से 24,000 रुपये की फीस राशि के रूप में लिए जाते हैं, जो कि बहुत कम है। इसलिए कॉलेज का आर्थिक भार मैनेजमेंट कोटे वाले छात्रों पर अधिक हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 फ्रेंड्स, ये बताया गया है कि पॉइंट नंबर 4 में यह स्वीकार है कि हाल ही में संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करता है, परंतु शिक्षा का यह अधिकार एकमात्र प्राथमिक शिक्षा तक ही है। जबकि आर्टिकल 21A यह कभी घोषित नहीं करता है कि शिक्षा के इस मौलिक अधिकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा भी शामिल है। पॉइंट नंबर 5 में ये बताया इनके विपक्ष में जो है कि यह कि निजी कॉलेजों में फीस लेना न्यायोचित है, क्योंकि इसके विरुद्ध ना तो संविधान में और न ही अन्य विधि में कोई प्रावधान है जो भारत में लागू हो। 6 पॉइंट ये बताया गया है कि यह कि अनुच्छेद 14 में समानता के मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय में बार बार कई वादों में यह निर्णीत किया गया है कि समानता का यह अधिकार अलग अलग वर्गीकृत समूहों पर अलग अलग तरीकों से लागू होता है। और फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 7 में जो बताया इसके विपक्ष में तर्क वो ये है कि यह कि SC के नागरिकों हेतु आर्टिकल 46 में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति तथा राज्य के कमजोर वर्गों के लोगों के उनके शैक्षिक और आर्थिक अधिकार हेतु सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी अनुपालन में निजी कॉलेज के शासकीय कोटे में शासन के आदेशों का पालन करते हुए तमाम प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यह कहा जाता है कि छात्रों के निर्धन होने के कारण कैपिटेशन फीस लिया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए इस न्यायालय से सादर प्रार्थना है कि निजी कॉलेज द्वारा मैनेजमेंट कोटे पर ली जा रही कैपिटेशन फीस को उचित ठहराए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। साथ ही उचित मूल्य के साथ जो प्लेंटिफ यानी कि वादी द्वारा दी गई याचिका है उसको खारिज करने की कृपा करें। तो दोस्तों, ये पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो हमारा प्री ट्रायल प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा। इसी के साथ ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।